नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला और आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रो मेडिकल की। ग्रहों का हमारे जीवन में अहम स्थान होता है। ग्रहों की चाल से हर छोटी बड़ी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं, फिर चाहे वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई घटना हो या बीमारी ही क्यों ना हो। और आज हम इसी पर बात करेंगे और आपकी राशि के मुताबिक कौन से वो ग्रह हैं जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, वो कौन सी बीमारियां हैं जो आपको ग्रसित कर सकती हैं और उनसे बचाव कैसे किया जाए, एस्ट्रो से जानेंगे आज इन्हीं सवालों के जवाब। ग्रहों से उत्पन्न बीमारियों का कैसे करें इलाज, और इसीलिए हमारे साथ आज मौजूद है आचार्य लंकेश जी जो देंगे हर समस्या का समाधान। आचार्य लंकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य लंकेश जी से आज हम सवाल करेंगे और जानेंगे कि एस्ट्रो मेडिकल का क्या कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आज हम एस्ट्रो मेडिकल को लेकर बात करने वाले हैं। उसके साथ हमारे साथ अभी एक और मेहमान जुड़ेंगे जो आपको मेडिकल के बारे में बताएंगे कि मेडिकल से जुड़ी जब आपको समस्याएं होती है और आप जब मेडिकल के पास जाते हैं तो क्या समाधान होता है, और अगर दवाइयों से भी इलाज नहीं हो पा रहा है तो एस्ट्रो का क्या समाधान है। तो लंकेश जी, इनका कॉम्बिनेशन क्या है? सबसे पहला सवाल कि एस्ट्रो मेडिकल का कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे ये सहायता करता है लोगों को आगे रिकवरी करने में? देखिए, हर चीज का, ग्रहों का हमारे जीवन पर बड़ा विशेष महत्व पड़ता है और हर ग्रह का अपना एक स्वभाव होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत गुस्से वाला होता है और कोई व्यक्ति बहुत शांत स्वभाव का होता है। उसी प्रकार से बीमारियां भी हैं। अब भाई, किसी को स्किन से संबंधित बीमारी होती है, किसी को आंखों से संबंधित बीमारी होती है, किसी को बाल झड़ने की समस्या होती है, किसी को हड्डियों में प्रॉब्लम होती है। तो हर एक बीमारी अलग अलग ग्रह से जुड़ी हुई, ये समानता है। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि एस्ट्रो और मेडिकल को जो आपने जोड़ा है, और मैं सबसे पहले के न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया कि दवाइयों के साथ साथ ज्योतिषी उपाय भी अगर हम करेंगे तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। जैसे अगर आपको बाल झड़ने की समस्या हो रही है तो आप ये निश्चित तौर पर जान लीजिए कि आपको राहु से संबंधित परेशानियां हो रही हैं। अगर आपकी हड्डियों में तकलीफ हो रही है तो आपको शनि प्रभावित कर रहा है। पेट संबंधी समस्याओं के लिए मंगल और बुध ये दोनों कारगर होते हैं। अब जैसे किसी का पेनक्रियाज है तो अग्न्याशय है वो, और मंगल अग्नि तत्व है, भूमिपुत्र है मगर अग्नि तत्व है, इसीलिए जो पेनक्रियाज है उससे संबंधित बीमारी है तो वो मंगल से जाएगी, मंगल से जुड़ी हुई होती है। तो अगर कोई जातक पेनक्रियाज से संबंधित बीमारी से ग्रसित है और दवाइयां खा रहा है, उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसे मंगल से संबंधित उपाय करना चाहिए। एक छोटी सी बात और, स्किन एलर्जी या किसी भी टाइप की एलर्जी किसी भी व्यक्ति को होती है तो निश्चित तौर पर बुध से संबंधित व्यक्ति को उपाय करने चाहिए। बुध से संबंधित उपाय करेंगे तो बुध हमारी त्वचा के, एलर्जी के, स्किन के कारक होते हैं। तो ऐसा जातक अगर बुध से संबंधित उपाय करता है तो निश्चित तौर पर उसे लाभ मिलता है और उसके जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं वो कम होती हैं। और दवाइयां करता रहे, दवाइयां अपनी जगह है, ज्योतिषी उपाय अपनी जगह है। इसीलिए मैं कहता हूं कि दवाइयों के साथ में ज्योतिषी उपाय आप करिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा।
बिल्कुल लंकेश जी, मैं ये समझना चाहूँगी कि ये किस तरीके से काम करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है आप बहुत सारी दवाइयाँ करते हैं, आप डॉक्टर के चक्कर काटते रहते हैं, आप लाखों रुपए फूंक देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपको फायदा नहीं होता। उसके बाद आप एस्ट्रो के पास जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दो तरीके की चीज़ हो जाती है। लोगों में कई तरीके की भ्रांतियाँ हैं, उन्हें लगता है कि एस्ट्रो के पास जाएंगे तो शायद चीज़ें और खराब हो सकती है, या फिर लोगों को लगता है हमें एस्ट्रो के पास ही जाना चाहिए। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं ये किसी से बिल्कुल नहीं कहता कि आप एस्ट्रो के पास जाइए और पूरा डिपेंड हो जाइए। मैं ये भी नहीं कहता कि आप एस्ट्रो के पास बिल्कुल ना जाएं। आप एक ज्योतिषी के पास में जाइए, उनसे अपनी कुंडली दिखा करके समाधान लीजिए। अब मैं सबसे पहले इस विषय को आरंभ करने से पहले आपको ये बता दूं कि किसी भी जातक की कुंडली कैसे बनती है। लोगों को बड़ा नॉर्मल लगता है, आजकल मोबाइल पे भी तमाम तरीके की एप्लीकेशन है और कंप्यूटर पे भी आपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डाला, आपकी कुंडली बन के तैयार। लेकिन आखिर वो कैसे? मोबाइल में कभी आपने स्क्रीनशॉट लिया है कभी चलते वीडियो में? सभी ने लिया होगा, सभी लोग लेते हैं। कोई चीज हमें समझ में आ रही है, हमने वहां पर स्क्रीनशॉट ले लिया। जब किसी जातक का जन्म होता है, वो स्त्री जातक हो या पुरुष जातक हो, जब भी किसी का जन्म होता है तो हमारे सौर मंडल में जो भी ग्रह स्थिति होती है उसका प्रभाव पूरा उस पर पड़ता है। क्योंकि जब बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है तो उसका जो सिर होता है ना, वो हल्का सा खुला हुआ होता है, तो उसकी ऊर्जाओं का पूरा प्रभाव उस जातक के ऊपर पड़ता है। और कितनी उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, कितनी उसको नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, ये सब उसको ग्रहों के माध्यम से मालूम पड़ता है जी। तो वही जो स्क्रीनशॉट, तत्कालीन ग्रहों का जो स्क्रीनशॉट है, वही चीज ज्योतिष कहलाता है। कि ज्योतिष में कुंडली जो है ना, वो तत्कालीन ग्रहों का स्क्रीनशॉट है। तो इस प्रकार से कुंडली बनती है और उसी के आधार पर जिस ग्रह की हमें ज्यादा पावर मिलती है उसका हमें पॉजिटिव चीज मिलेगी, जिसकी कम मिलेगी वो चीज हमको नहीं प्राप्त हो पाएगी। अगर एस्ट्रो मेडिकल से जुड़े आपके मन में भी कोई सवाल है तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, रमेश जी। रमेश जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हाँ, मेरा नक्षत्र है रोहिणी वृषभ। रमेश जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है, अपना प्रश्न पुनः पूछिए। हाँ, मैं एक पेशेंट हूँ, मेरा स्टार है रोहिणी वृषभ। आपका प्रश्न क्या है रमेश जी? आपको बीमारी क्या है रमेश? अपनी बीमारी बताएं। पैरालिसिस है, ठीक है। देखिए, पैरालिसिस में आपको जो दवाइयां आपको दी गई हैं, उन दवाइयों का आपको सेवन करते रहना है। जो एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी वगैरह है, वो सब आप करते रहें। उसके साथ में आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और भगवान सूर्य की रोशनी में बैठ करके, भगवान सूर्य के प्रकाश में बैठिए और साथ में आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं। कॉल करने के लिए रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सुरेश मुंबई से जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, मैं जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी 3 साल से बंद हो गई है। उसमें मेरा 12-15 महीने का पगार रुका हुआ है और आगे मेरा फ्यूचर क्या है? मुझे कोई नौकरी मिलेगी या धंधा करना है? कैसा है मेरा आगे का फ्यूचर? ठीक है सुरेश जी, आपके नाम के आधार पर अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर जो राशि हमें प्राप्त हो रही है सूर्य से संबंधित राशि है, जिसमें कि चंद्रमा का ट्रांजेक्शन है। चंद्रमा कमजोर हो रहे हैं जिस कारण से आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको उपाय क्या करना है? चंद्रमा का अभिमंत्रित यंत्र अपने गले में धारण कर लीजिए चांदी की चेन में, और साथ साथ आपको चाहिए कि आप सोमवार के दिन भगवान शिव पर मीठा दूध चढ़ाएं, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। सफेद पुष्प वाले पौधे लगाइए, आपकी जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं वे सब दूर हो जाएंगी और साथ साथ जो आपको नौकरी से संबंधित परेशानियां वो भी दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई समस्या है और आप समाधान चाहते हैं तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एस्ट्रो मेडिकल की। इससे पहले हमने आपका परिचय कराया था आचार्य लंकेश जी से, जो आपको एस्ट्रो से रिलेटेड बातें बताते कि कैसे हम एस्ट्रो से जुड़ी जो समाधान है वो हम कर सकते हैं, कैसे अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसका ग्रहों से क्या कनेक्शन है, ये हम आचार्य लंकेश जी से जानेंगे। लेकिन मेडिकल के जरिए आप कैसे अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, इसके लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेडिकल ऑफिसर हैं कानपुर देहात से डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी आपका। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी। जिस तरीके से हमने देखा कि कोरोना काल में अगर हम कोरोना को हटा दें, उसके बाद भी तमाम तरीके की समस्याएं जो हैं वो लोगों में देखने को मिली, चाहे वो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या फिर डायबिटीज़ की बीमारी हो। लोगों को घबराहट होने लगी, नींद नहीं आने लगी, इस तरीके की तमाम समस्याएं हमने देखा कि लोगों के अंदर हुई। तो सबसे पहले हम बात ब्लड प्रेशर की करते हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, सबसे पहले तो उसका कारण क्या है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, ब्लड प्रेशर जो उच्च रक्तचाप कहलाता है, इसकी कई तरह की वजह से होता है। अब अगर प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो में बात करें, कोरोना काल चल रहा है, जिन लोगों को पहले से उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन की शिकायत नहीं थी, वो लोग भी आकर के अब ओपीडी में जब चेक कराते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ निकलता है। तो सबसे पहले तो तनाव जो होता है, अगर तनाव है तो हाइपरटेंशन की शिकायत हो जाती है। एक होता है ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन और एक होता है क्रोनिक हाइपरटेंशन। तो ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन में आसपास जो घटित हो रहा है और तनाव बढ़ रहा है सामाजिक परिदृश्य से या बीमारी से, जैसे समय कोरोना चल रहा है, कई लोग कोरोना के डर से ही उनके अंदर एक तनाव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से उनको उस समय बढ़ा हुआ हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप देखने को मिलता है। तो ऐसे लोगों में ये अश्वगंधा घनबटी इसका प्रयोग करें। एकमात्र एकल द्रव्य है, ऐसे तो बहुत तमाम तरह की दवाइयाँ आती हैं, लेकिन इससे ही उनको आराम मिल जाएगा। और दूसरा, अगर घबराहट ज़्यादा हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो भंगिरा का पेड़ होता है, उसको बकरी की दूध में पीस करके पैरों पर लेप करें केवल, तो उससे भी काफ़ी लाभ मिलता है। जी देवेंद्र सिंह जी, आपसे और भी अभी जानकारी लेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। भारती हैं मुंबई से। भारती, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। हाँ जी, मेरा विवाह कब हो? विवाह से संबंधित भारतीय प्रश्न है आपका। ठीक है भारती, आपके नाम के आधार पर अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर जो राशि हमें प्राप्त होती है वो राशि बुध से संबंधित है, जिसमें मंगल का ट्रांजैक्शन है। इसके लिए उपाय आपको एक करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप बुधवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहाँ पर सफ़ेद पुष्प की माला और साथ में चमेली का तेल, ये दो चीज़ आप वहाँ पर जा करके अर्पित करें। और आपको चाहिए कि जल में गुलाब जल मिला करके स्नान करें। इससे आपका विवाह जो है 6 महीने के समयांतराल में हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपको यदि कोई समस्या है, उसका समाधान करेंगे आचार्य लंकेश जी। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आचार्य जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, जैसे कि बीपी को लेकर इस बार जो समस्या देखने को मिली, बीपी की बीमारी बहुत तेजी से लोगों में फैल रही है। पहले बीपी के मरीज इतनी ज्यादा तादाद में देखने को नहीं मिलते थे जितने की अब देखने को मिल रहे हैं। तो इसका ग्रहों से क्या लेना देना है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, ब्लड प्रेशर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक हाई ब्लड प्रेशर, एक लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो सूर्य से जुड़ा हुआ होता है, और ब्लड प्रेशर जो लो होता है वो चंद्रमा से जुड़ा हुआ होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने जो चीज़ें बताई उनका उपयोग तो हमें करना ही करना चाहिए, दवाइयों का उपयोग भी करना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें जो और ज्योतिषी उपाय करना चाहिए वो हम जान लें। किसी भी जातक को अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे एक उपाय करना चाहिए। उसे अपना बैकबोन, मेरुदंड जिसे कहते हैं, उसे एकदम सीधा रख करके बैठ जाए और करके मुंह से गर्म हवा बाहर निकालनी चाहिए। इससे उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। और साथ साथ जिसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है उसको अपने मुंह से फूकना चाहिए, यानी कि मुंह से ठंडी हवा बाहर निकालनी चाहिए। ये जिस चीज आप करके देखेंगे, जब हाँ करते हैं तो गर्म हवा आती है, जब आप फू करते हैं
तब ठंडी हवा आती है। तो इस तरह से आप अपना ब्लड प्रेशर बैलेंस कर सकते हैं। और साथ साथ इसका ज्योतिषी उपाय बहुत अच्छा है। जब आपका ब्लड प्रेशर लो हो तो आपको चंद्रमा के मंत्र का जाप करना चाहिए, और जब ब्लड प्रेशर आपका हाई हो रहा हो तब उस समय पर आपको चाहिए कि आप भगवान शिव की उपासना कर लें, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल आ जाएगा। और एक बहुत अच्छा उपाय, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बड़ी इलायची हरे कपड़े में करके अपने हृदय के पास में रखें, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल आ जाएगा। बिल्कुल आचार्य लंकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी देने के लिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है लोगों के लिए समझना कि कैसे एस्ट्रो और मेडिकल का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना मदद कर सकता है लोगों को स्वस्थ होने के लिए। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि बीपी से ही अगर रिलेटेड मैं बात करूँ तो बीपी की समस्या पहले बुजुर्गों में ज़्यादातर देखी जाती थी, लेकिन इस बार बच्चे भी बीपी के मरीज बन रहे हैं। कहीं ना कहीं जो स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं उनको बीपी की समस्याएं हो रही हैं, ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया ना कि इसका एक बहुत बड़ा कारण तनाव होता है। बुजुर्गों में उस जो ब्लड प्रेशर होता है वो तो इस वजह से होता है कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, नसों में कड़ापन आ जाता है, लचीलापन नहीं रहता, खून गाढ़ा हो जाता है। तो ये तो बुजुर्गों की प्रॉब्लम है, पहले से देखते आ रहे हैं, और समय के साथ वृद्धावस्था के साथ एजिंग में इसका प्रभाव रहता है। हृदय भी कुछ काम करना बंद कर देता है, उनकी मांसपेशियां कुछ मोटी हो जाती हैं। लेकिन ये जो युवावस्था में और बच्चों में देखने को मिल रहा है, इसका मुख्य कारण तनाव है। अब आज की जीवन शैली में ये तनाव हर एक को घर कर गया है। बच्चों में तनाव होता है, एग्ज़ाम का तनाव होता है, ना पढ़ पाने का तनाव होता है, उनको खेलने को नहीं मिल पा रहा उसका तनाव होता है, घर में रहते रहते बंद रहते रहते वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, कई तरह की सोच उनमें विकसित हो जाती हैं। अगर उनमें पॉजिटिव सोच नहीं डेवलप हो पाई तो वो तनाव में हो जाते हैं। तनाव में होने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और यही युवाओं में है इस समय। तो बच्चों में और युवाओं में जो दवाइयाँ वैसे चलती हैं कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, ये नहीं देना चाहिए। इनके दिमाग का जो तनाव है उस तनाव को कम करने के लिए योग करने चाहिए, और ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए जिनका असर शरीर में दुष्प्रभाव नहीं होता है कोई, और ये ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप उनका नियंत्रित रहता है। जी आचार्य लंकेश जी, आपसे भी यही सवाल है मेरा कि इस बार बच्चों में जो जिस तरीके से हम बीपी के मरीजों की संख्या अब ज़्यादा देख रहे हैं, बच्चे, क्योंकि अब शायद आपको बुजुर्गों में उतना ब्लड प्रेशर हाई या लो नहीं मिलेगा जितना कि बच्चों में मिलने लगा है, इसका ग्रहों से क्या लेना देना है, मैं आपसे समझना चाहूँगी। देखिए, ग्रहों का एक अपना काम है। ग्रह जैसे आज से 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले काम कर रहे थे, ग्रहों की एनर्जी हमारी धरती ग्रह पर उतनी ही है, प्रत्येक जातक पर उतनी ही है। ग्रहों का हमें उपाय करना चाहिए, उससे चीजें नियंत्रण में आ जाती हैं। हर एक कुंडली में अलग अलग ग्रह के अनुसार सारी चीजें होती हैं जो बच्चों के मन को मजबूत करती हैं। पहली बात, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमें कभी किसी बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे से नहीं करनी चाहिए। ये एक सुझाव है, एक सलाह है। हम क्या करते हैं, अब आप हमेशा टीवी में देखते होंगे, लोग इसके तमाम मजाक भी बनाते हैं कि भाई शर्मा जी का बेटा तो यहां पर पहुंच गया और आप ये काम नहीं कर पाए। तो हम बच्चे को जितना अधिक प्रेशर देंगे, बच्चा उतना अधिक तनाव में आएगा। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चों को खेलना कूदना, पॉजिटिविटी देना बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं देंगे तो हमारा बच्चा तनाव में आएगा। इसके लिए ज्योतिषी उपाय यह है कि बच्चों को चंद्रमा के मंत्र का जाप करना चाहिए। जिन बच्चों में ये इस प्रकार की समस्या है, जो डॉक्टर साहब ने दवाइयां बताई हैं, उन दवाइयों का तो उपयोग करना ही करना चाहिए। संग संग में आपको चाहिए चंद्रमा के मंत्र का जाप, चंद्रमा से संबंधित चीजें उनको, जैसे चांदी की चेन पहनाना है, चांदी का बगैर जोड़ का छल्ला या कड़ा बच्चों को पहना दिया, उससे चंदा मजबूत होता है और ये हाइपरटेंशन वगैरह बच्चों को नहीं होता। हाँ बिल्कुल, आगे हम और भी जानकारी आचार्य लंकेश जी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उर्वी नाम है उनका। उर्वी, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। नमस्ते सर, एक्चुअली मुझे गर्ल्स हेल्थ से रिलेटेड पीसीओडी की प्रॉब्लम है काफी टाइम से। जी जी उर्वी, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। सर मुझे काफी टाइम से सर उनको काफ़ी टाइम से पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ग्रहों से क्या लेना देना और उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? देखिए, इसका जो उत्तर है, सर्वप्रथम हम मेडिकल के पास में जाएंगे,
उसके बाद हमें एस्ट्रो के पास में आना चाहिए, जो प्राथमिकता कहती है। देवेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी उर्वी का फोन आया, उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। पीसीओडी ये महिलाओं में हार्मोनल प्रॉब्लम होती है जी। और जिसकी वजह से उनका एग का ओवल्यूशन है वो नॉर्मल नहीं रहता है, एग नॉर्मल साइज में नहीं बनते हैं और बराबर दर्द बना रहता है, जिससे नीचे जो ओवरी है ये चिपकती जाती है आसपास, तो उसकी वजह से इसमें इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। जी। इसके लिए जो बताया गया है कि इसमें एक तो इसका सेंक करना चाहिए, नीचे अंजनी तेल आता है, एक अंजनी तेल का सेंक करना चाहिए, लगा करके लेपन करें। लेपन करने के बाद में एक बालू की पोटली बना लें, उसको तवा से गर्म करके उसकी सेक करें और उसके बाद में इसमें बस्ती चिकित्सा की जाती है। तो बस्ती चिकित्सा से इसमें काफ़ी लाभ मिलता है। तो जो आसपास एक्सपर्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन हो, महिला डॉक्टर, उससे इनका इलाज करवाएं। जी। अब लंकेश जी, पीसीओडी का प्रॉब्लम इस बार बहुत कॉमन हो गया है और ये ज़्यादातर लड़कियों में ये समस्या जो है वो देखी जा रही है। इसका क्या हो सकता है, इसको लेकर क्या कुछ आगे करना चाहिए? लंकेश जी, इसका जवाब मैं आपसे लूँगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं एस्ट्रो मेडिकल की, यानी कि एस्ट्रो के जरिए आपको अगर दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, ग्रहों को कैसे खुश करना है और मेडिकल के जरिए आप कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, इसको लेकर भी हम लगातार जानकारी दे रहे हैं आपको। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, आचार्य लंकेश जी जो कि आपको एस्ट्रो से जुड़ी हर एक जानकारी देंगे, और हमारे साथ देवेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं कानपुर देहात से। आपसे जानेंगे आचार्य लंकेश जी, पीसीओडी की हम बात कर रहे थे, पीसीओडी को लेकर ये जो समस्या है ये बहुत कॉमन हो गई है लड़कियों को लेकर। ये जो हार्मोनल चेंजेस हैं इसको लेकर तमाम इस तरीके की समस्या जो है वो ज्यादा देखी जा रही है। तो क्या आपको लगता है इसका ग्रहों से क्या लेना देना, इसको लेकर क्या करना चाहिए, क्या हम उपाय कर सकते हैं? देखिए बेटा, एक चीज बड़ी आपको गंभीर बता दें कि जो हमारा रहन सहन है, जो आज की लाइफस्टाइल हमारी हो चली है, उसको हमें थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। इसमें हमें अपने खान-पान पर, हमें अपने बच्चों के खान-पान पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बच्चों के क्या, स्वयं पे भी, बच्चों के साथ साथ स्वयं के भी खान-पान पर ध्यान देना चाहिए। दिनचर्या पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमारी जो टाइमिंग है सोने की, सोकर उठने की, बड़ी गड़बड़ हो गई है। आजकल रात में 12-1 बजे सोना बहुत कॉमन हो गया है और सुबह 9, साढ़े 9 तक देर तक सोने रहने की जो परंपरा है ये बड़ी खराब बनती चली जा रही। दूसरा जो खान पान है, फास्ट फूड है, लोग मोमोज है और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं, मुझे ज़्यादा तो नाम नहीं पता इसके, लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं ये सब पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब पर निर्भर होने लगेंगे, यही खा के सो जाते हैं। तो ये आपके शरीर में हार्मोनल केमिकल इम्बैलेंस करते हैं जी, जिस कारण से ये समस्या। अच्छा, और जिनको भी ये समस्याएं हैं, पीसीओडी टाइप की समस्याएं हैं, उन्हें चाहिए कि अशोक के पेड़ अधिक से अधिक मात्रा में लगाएं और अशोक की पत्तियां लेकर के आ जाएं शाम के समय और उसे जल में भिगो करके रख दें। अगले दिन सुबह उसे छान करके उसके जल को पी लें और फिर से कुछ पत्तियां लाएं, फिर भिगो दें। ये क्रम जारी रखें लगभग 41 दिन तक। इस प्रकार की समस्याएं जो हैं आपकी धीरे धीरे कम होती रहेंगी और जैसा कि जो डॉक्टर साहब ने उपाय बताएं, दवाइयां बताई, उनका सेवन करते रहिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। आचार्य लंकेश जी ने जो आपको उपाय बताए हैं वो आपको ज़रूर करने चाहिए, आप ताकि आप एस्ट्रो से भी अपने स्वास्थ्य को सुधार सकें और मेडिकल के जरिए भी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि किसी महिला फिजिशियन को दिखाकर आप चेक करा सकते हैं और खान पान का ध्यान रखना इसमें क्योंकि बहुत ज़रूरी है, तो इसका भी ध्यान रखिए। आगे हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अब लोगों में देखने को मिल रही है। डायबिटीज़ के पहले बहुत रेयर मरीज देखने को मिलते थे, लेकिन अब हर दूसरे व्यक्ति को डायबिटीज़ देखने को मिल रही है और कहा जाता है
जाता है कि ये जेनेटिक बीमारी है, ये आपको आपके पूर्वजों से मिलती है, तो इस बात में कितनी सत्यता है, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, और उसके बाद उसका इलाज कैसे करवाना चाहिए या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? डायबिटीज़ जेनेटिक बीमारी भी होती है और ये एक्वायर्ड भी होती है। पहले आप सही कह रही हैं कि पहले ये डायबिटीज़ या मधुमेह बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती थी, केवल उन्हीं लोगों को मिलती थी जो लोग कहते थे कि प्रमादी होते हैं, मतलब जो लोग केवल पड़े रहते हैं, कोई शारीरिक श्रम नहीं करते और जो उनका काम है सब दूसरे लोग ही करते हैं, तो पहले ऐसे लोगों को होती थी केवल डायबिटीज़। अब देखा गया है कि बच्चों में भी हो रही है, युवाओं में भी हो रही है, बुज़ुर्गों में भी हो रही है, उन लोगों में भी हो रही है जो खेतिहर मजदूर हैं, और उनको भी हो रही है जो, जैसा कि पहले कहा गया है कि जो लोग शारीरिक श्रम नहीं करते थे, प्रमादी होते थे, ऐसे लोगों में। तो डायबिटीज़ का 2 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है वो तो आनुवंशिक हो सकती है और होती भी बहुत, देखा गया है कि जिनके माता पिता को ब्लड शुगर की परेशानी होती है उनके बच्चों में भी होती है, लेकिन ये टाइप 1 अगर है तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकती है। लेकिन टाइप 2 जो डायबिटीज़ होता है ये आपके खान पान, जीवन शैली, रहन सहन से आता है। तो जो लोग शारीरिक श्रम नहीं करते हैं उनको ये देखा गया है कि इनका ब्लड शुगर एक अवस्था के बाद में बढ़ जाता है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण देखा गया है तनाव का। ऐसे सभी लोग जो तनावग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं या तनाव में रहते हैं वो जल्दी इसकी चपेट में आ जाते हैं। इनका जो अग्न्याशय है, पैनक्रियाज है, वो काम करना कम कर देता है, जिसकी वजह से इनका जो ब्लड शुगर है वो अनियंत्रित हो जाता है। तीसरा एक सबसे बड़ा कारण देखने को मिला है कि जो हम लोग सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं या अनाज खाते हैं, इनमें बहुत बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। तो ये खाने में, फलों में, सब्जियों में अंदर तक ये चले जाते हैं। जब हम लोग खाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अंश धीमे धीमे शरीर में जाता रहता है और उसकी वजह से ये पैनक्रियाज में जाकर के वहाँ की डेल्टा सेल को नष्ट कर देते हैं और उसकी वजह से भी ये ब्लड शुगर का लेवल ऐसा कि एक साथ महामारी के रूप में देखा जाने लगा है। इसीलिए अब जो आगे और अध्ययन आए हैं तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ऑर्गेनिक फूड लें, जो ऑर्गेनिक तरीके से कल्टीवेशन किया जा रहा है सब्जियों का या अनाज का या फल का, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। इसमें दवाइयाँ भी कई हैं, पहले शुरू से ही इसके बारे में चला आ रहा है, बड़े आदिकाल से इसका उल्लेख मिलता है, चरक संहिता तक में भी इसका उल्लेख है। तो पहले ये कहा गया है कि अगर मधुमेह से बचना है तो मोटा खाइए और मोटा पहनिए। मोटा खाने से मतलब है मोटा अनाज, जिसको इस समय खूब प्रमोट कर रहे हैं फूड सप्लीमेंट में कि जो फाइबर रिच डाइट हो, जैसे कि जौ हो गया, सत्तू हो गया, इन चीज़ों का प्रयोग, मक्का हो गया, ऐसे मतलब जो मोटा अनाज कहा गया है, जो हम लोग अपने भारतीय परिवेश में पहले से इनका प्रयोग करते रहे हैं। एक अध्ययन आया है कि गेहूं के ज़्यादा प्रयोग से भी ये मधुमेह बढ़ता है। तो पुराने सिद्धांत पे ही चले, मोटा खाएं खाने में और मोटा पहने। मोटा पहनने का मतलब कि सूती खादी के कपड़े, और जब इसको धुला जाता है, अपने हाथ से धोएं तो उसमें काफ़ी ताकत लगती है ना, काफ़ी श्रम खर्च होता है। तो उस श्रम को अगर अपना काम खुद अपने हाथ से करें और पुराने सिद्धांतों पे चलें कि मोटा खाएं मोटा पहने, तो इससे एक तो शुगर की बीमारी नहीं होगी, हृदय के रोग नहीं होंगे, बीपी की परेशानी नहीं होगी, स्वस्थ रहेंगे, अर्थव्यवस्था भी ठीक रहेगी, क्योंकि ये हमारे देश का ही सब, बाहर से कुछ लेना नहीं पड़ेगा। जो हमारे देश के मूल अनाज हैं वो मोटे ही हैं। तो इन सब चीज़ों पे चलें तो मधुमेह से भी बचा जा सकता है और हाई बीपी से बचा जा सकता है। और फाइबर के लिए, फाइबर बताया गया है पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वही सारी चीज़ें घूम करके नए रूप में और नए शब्दों में आ रही हैं। स्वस्थ रहने के लिए वही सब पुरानी चीज़ें जरूरी हैं। तो मनुष्य का प्रकृति से संबंध जो प्राकृतिक है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, और ये चीज़ें धीमे धीमे आती जा रही हैं। पिछला सब देख लिया, सब
वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन से कि नहीं, ये नई नई चीज़ें जो हम ले रहे हैं आधुनिक होते जा रहे हैं और जो सिंथेसाइज चीज़ें ले रहे हैं ये बहुत नुकसान कर रही हैं। जी। तो हम लोगों को प्रकृति के करीब ही रहना चाहिए और प्राकृतिक चीज़ें प्राकृतिक तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए कितना अच्छा प्रकृति ने दिया है कि जब गर्मी का मौसम होता है तो हमारे जितने फल आते हैं वो बड़े, जिनमें पानी ज़्यादा होता है वो वाले फल पैदा होते हैं, जी। रसदार फल पैदा होते हैं, इनका सेवन करना चाहिए। जी जी। जाड़ों का मौसम आता है तो उसमें ड्राई फ्रूट्स बहुत आते हैं, जी। वो उसी समय आते हैं उनकी, मतलब एक इस तरह का समय निर्धारित किया प्रकृति ने कि गर्मी का मौसम आएगा तो रसदार फल देगी, जाड़ों का मौसम आएगा तो ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसी तरह से अगर इस्तेमाल करें तो बीमारियां बहुत कम होंगी और स्वस्थ रहेंगे। जी, तो मेडिकल के हिसाब से जो डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं वो मोटा खाएं और मोटा पहने, जैसे बिल्कुल, कि डॉक्टर मोटा साहब बता रहे खाएं हैं। और मोटा पहने। मोटा खाएंगे तो एक ये कहा गया है कि जैसे जिसमें स्टार्च ज़्यादा होता है, अगर उसकी इंस्टेंट मात्रा मिलती है तो ग्लूकोज का लेवल एकदम से बढ़ता है। जी। जिसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं तो वो जब खाते हैं तो फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है तो जल्दी से ये लगता है कि हमारी भूख कम हो गई है, फाइबर ज़्यादा जाता है और स्टार्च की मात्रा बहुत कम जाती है। जी। तो उसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल एकदम ट्रांजिएंट एकदम से नहीं बढ़ता है। जी। दूसरी चीज़, अगर मोटा पहनते हैं जी। तो उसको जो हम उसको धोने में, साफ करने में, उसमें जो श्रम लगता है तो हमारा एक तरह की एनर्जी, कैलोरी उससे वेस्ट होती है। जो एक्स्ट्रा कैलोरी हैं वो वेस्ट हो जाएंगी, तो उससे भी हमारा शुगर नियंत्रित रहेगा। जी बिल्कुल। तो डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं वो प्रकृति से जुड़े रहें और मोटा खाएं और मोटा पहने, ऐसा मेडिकल के हिसाब से डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं। अब एस्ट्रो के हिसाब से इसको लेकर क्या हमें उपाय करने चाहिए, ये हम आचार्य लंकेश जी से जानेंगे। आचार्य लंकेश जी, इसको लेकर आपकी क्या राय है और एस्ट्रो के हिसाब से क्या हमें उपाय करने चाहिए डायबिटीज़ के मरीजों के लिए? देखिए, एक बात निश्चित तौर पर जान लीजिए कि हमें जो बातें कहनी थी, आधी से ज़्यादा बातें तो डॉक्टर साहब ने बता दी कि भाई प्रकृति से जुड़े रहिए, मोटा खाइए, मोटा पहनिए, ये तो भाई हमें करना ही करना चाहिए। उसके अलावा आप अपनी कुंडली में शुक्र के बैलेंस का ध्यान रखिए। कुंडली में अगर शुक्र बैलेंस रहेगा तो हमारी चीजें भी अच्छी रहेंगी। हम शुक्र को अधिक से अधिक पावर दे रहे हैं। आजकल क्या है, व्यक्ति की जीवन शैली, जैसा कि मैंने बताया ना कि जितना शुक्र आपका स्ट्रांग होगा, जितना आप लग्जूरियस लाइफ जिएंगे आवश्यकता से अधिक, तो आप समझ लीजिए कि निश्चित तौर पर आपका शुक्र मोर देन एक्टिवेट हो रहा है। जितना होना चाहिए उससे कहीं अधिक एक्टिवेट हो रहा है। तो जब शुक्र ज्यादा एक्टिवेट होगा तो डायबिटीज की समस्या बढ़ेगी। शुक्र कैसे एक्टिवेट होता है? बहुत अधिक आराम करने से, गर्म पानी से नहाने से। भाई हम गर्म पानी से अगर नहाएंगे, ज्यादा गर्म पानी से नहाएंगे, तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो सब गर्म पानी से ही नहा रहे हैं, तो उससे भी आपका जो शुक्र है, शुक्र का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं हम। शुक्र कहते नहीं कि कुछ खुशी का मौका है, कुछ मीठा हो जाए, यानी कि लग्जरी, तो मीठा, आवश्यकता से अधिक मीठा। अब जो कैलोरी है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे जो फास्ट फूड होते हैं उसमें कैलोरी की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो हम क्या है कि हम ब्रेड पर निर्भर हैं। एक बात ध्यान कर लीजिए, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को, सभी जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब भी मेरी बातों का समर्थन करेंगे कि जितने भी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं वो एक चीज अपने मस्तिष्क में बिठा लें कि अपने रसोई से, अपने किचन से सफेद चीजों को दूर कर दें, स्वस्थ रहेंगे। जैसे कि सफेद नमक का प्रयोग बंद कर दीजिए, शुक्र से जुड़ा हुआ है, बीमारियां बहुत बढ़ाता है। सेंधा नमक का प्रयोग कीजिए आप। दूसरा, आप मैदे का प्रयोग बंद कर दीजिए। उसके अलावा आप जो है शक्कर की जगह गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। अधिक से अधिक चीजों में आप गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। हाँ, थोड़ा समय जरूर लगेगा। और एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग, एल्यूमिनियम के बर्तन जो है उनका भी प्रयोग आप बंद कर दीजिए। देखिए, अब जैसे क्या है कि मैं देखता हूं कि अधिकतर घरों में जो कुकर होता है उसमें दाल बनाई जाती है। आप ध्यान रखिए, कभी भी आप किसी भगोने में दाल बनाइए, आप देखेंगे कि उस दाल का स्वाद बहुत अच्छा होगा, वो फायदा करेगी। कुकर के अंदर दाल पकती नहीं है, केवल गल जाती है। और बगैर पकी दाल जब हम खाएंगे तो उससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। भाई दाल जब हम भगोने में बनाते तो उससे दाल के ऊपर वो काली काली सी गंदगी निकलती है, उसका निकल जाना बहुत जरूरी है। तो हम जैसी जो चीज है उसको बगैर शुद्धि करें, अगर हम उसको इंटेक करेंगे
तो जो उसका आउटपुट है वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए सफ़ेद चीज़ों को किचन से दूर रखना चाहिए, ताकि हम अपने शुक्र का जो लेवल है ना उसको बैलेंस कर सकें। और उसके अलावा आपको चाहिए कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको अपनी दिनचर्या में सुधार लाना चाहिए। बहुत अधिक अगर आप आराम करेंगे, आवश्यकता से अधिक आराम करेंगे, तो शुक्र आपका खूब एक्टिव हो जाएगा और डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो उसका समाधान आपको जरूर मिलेगा। हमारे साथ इसी बीच एक दर्शक नीलम चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। नीलम, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। नीलम, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप, और आपसे अनुरोध है कि अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम रखें ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट आ सके। सबको नमस्कार। आचार्य जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ब्लैक फंगस का कोई उपाय है, कोई ऐसा जो सब लोग कर पाए? जैसे कि ना तो इसकी कोई दवाई हो पा रही है, कहीं हॉस्पिटलों में आगे लोग लाइनें लगा के भी खड़े हैं तो एडमिशन तक नहीं मिल रही जो मरीज हैं, तो इसका कुछ और ऐसे उपाय जो आप बता दें। ठीक है, तो इसका उपाय पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद डॉक्टर साहब बताएंगे। सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, लोगों से दूरी का ध्यान रखना है, और साथ साथ कि इस बीमारी से बचाव के लिए आपको, जैसा कि मैंने बताया कि जब तक आवश्यक ना हो तब तक आप लोगों से मिले नहीं, थोड़ी सी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे। मैं बार बार सबसे एक ही बात कहता हूं कि लॉकडाउन भले ही खुल गया है, लेकिन जो ये वायरस है वो अभी दूर नहीं गया है, इसलिए आपको बचाव रखना है। बचाव ही सुरक्षा है आपकी, इसलिए साफ सफाई का विशेष ध्यान। जैसे कि जब आप कहीं से आते हैं तो फिटकरी वाली पानी में थोड़ी सी फिटकरी घोल करके अपने घर में रखिए। जब भी आप आए तो वहां से आने के बाद फिटकरी वाले पानी से अपने हाथ, पैर, चेहरा वगैरह साफ कीजिए। उसके बाद आप देखिए आपकी चीज़ें अच्छी होना आरंभ हो जाएंगी, क्योंकि फिटकरी जो है वो हर प्रकार के वायरस को मारता है। तो ये तो और फिटकरी जो है वो जो तत्व है वो कहीं ना कहीं शनि से जुड़ा हुआ है। तो शनि जब कहीं पर भी होता है तो वो किसी भी चीज़ की नकारात्मकता को कम कर देता है। शनि अपना प्रभाव अलग बनाता है, तो शनि की चीज़ों का उपयोग हमें करना है। जैसे कि हमने आपको बताया, आप बाहर से आइए, फिटकरी और या फिर थोड़ा सा उसमें नींबू आप डाल दीजिए, नींबू में भी एसिड होता है। फिटकरी और नींबू वाले पानी से अपने हाथ पैर वगैरह अच्छे से धुलिए, उसके बाद जाइए अंदर। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इनसे बचाव किया जा सकता है। जी, डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी ब्लैक फंगस को लेकर। ब्लैक फंगस इस समय सब लोग बहुत डरे हुए हैं ब्लैक फंगस कि ब्लैक फंगस हो गया, बहुत जानलेवा घातक है। ये चीज़ पहले जान लीजिए कि ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस जिसको कहते हैं, ये हमारे आसपास हमेशा से रहा है। कभी भी आप लोगों ने देखा होगा, ब्रेड रख दें या खाने के लड्डू वगैरह रख दें और उसको 2-3 दिन तक रखे रहने दें, उसको आप हिलाए डुलाए नहीं, छेड़े नहीं, तो उस पर एक फंगस उगाता है। थोड़े दिन में वो देखते हैं कि एक दिन सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, अगले दिन वो काला काला से दिखाई देने लगता है। म्यूकरमाइकोसिस एक तरह की फंजाई है, और ये हमारे वातावरण में इसके स्पोर्स माइक्रो स्पोर्स होते हैं, आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, हवा के साथ मिले रहते हैं और हमेशा उड़ते रहते हैं। हम लोग सांस लेते हैं तो उसके कण भी अंदर जाते हैं, और ये ऐसी जगह पे, ऐसी चूजियों पे उगता है जिसको कहते हैं कि ये डेड टिश्यू है या डेड कोई वो पड़ा है, उसमें आप कोई ताज़ी हवा नहीं जा रही है, ठीक है, उसको आप बराबर या तो उसको पलट नहीं रहे हैं। अब ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि ये ब्लैक फंगस ये मनुष्यों में भी उग रहा है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो इसका कारण सीधा सा ये है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमारे हवा में बहुत ढेर सारे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस ये हवा के साथ में मिले रहते हैं, माइक्रो पोर्स होते हैं, आँखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन शरीर की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो शरीर इनसे लड़ लेता है, इनको ख़त्म कर देता है। हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इनके अगेंस्ट लड़ाई करती, इनको ख़त्म कर देती। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है उसमें इस तरह के कहीं पर फंगस उगाएगा, कहीं बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा, कहीं वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको अपनी इम्यूनिटी मजबूत करनी चाहिए। इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए सीधे से उपाय हैं कि आप प्राणायाम करें,
ब्लैक फंगस का अगर किसी को डर हो रहा तो शीर्षासन करें, उससे ब्लड की सप्लाई ऐसे अंगों में बढ़ जाती है। ये नाक के ही जरिए जाता है, तो शीर्षासन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हमारे सर में, नाक, कान, मुंह, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की सप्लाई कुछ देर के लिए बढ़ जाएगी जब आप शीर्षासन करते हैं। तो इसके साथ में जो ब्लड में इम्यून पावर, इनसे लड़ने वाले जो हमारे तत्व होते हैं ये पहुँचेंगे और लड़ेंगे। ऐसा भोजन करें जिससे हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़े। तो इसमें अश्वगंधा का प्रयोग बहुत अच्छा है, अश्वगंधा का प्रयोग करें। आजकल हल्दी का प्रयोग करें। अगर एक अणु तेल आता है नाक में, प्रतिदिन अणु तेल सुबह शाम डालें तो इससे भी सभी तरह के फंगस ख़त्म होते हैं। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, इम्यूनिटी अपनी बढ़ाएं। अणु तेल का प्रयोग करें, अश्वगंधा, हल्दी का प्रयोग करें, दालचीनी का प्रयोग करें और शीर्षासन करें। इससे ब्लैक फंगस का खतरा बहुत कम हो जाएगा। और ये ध्यान रखें, ब्लैक फंगस कोई नई चीज़ नहीं आई है, ये हमारे वातावरण में पहले से ही रही है। बस उसका इफेक्ट जो है अब वो ज़्यादा देखने बस को जिसमें मिल रहा है। इम्यूनिटी कम हो रही है, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो रहा है ऐसे अंगों में, और जो अच्छे से हाइजीन नहीं रख पा रहे हैं उनमें देखा जा रहा है कि इनका संक्रमण ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनोमॉड्यूलेटर के रूप में अश्वगंधा का प्रयोग, हल्दी का प्रयोग, दालचीनी का प्रयोग और अजवाइन का प्रयोग इसका करें। अणु तेल नाक में सुबह शाम दोनों टाइम, दोनों नाकों में अणु तेल का प्रयोग करें, ये डालते रहें और शीर्षासन करें तो इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा और ये फंगस वगैरह नहीं उग पाएंगे। बिल्कुल। जिस तरीके से ब्लैक फंगस को लेकर डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हाइजीनिक होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ आप अणु तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो नाक के रास्ते से ही आपके शरीर में प्रवेश करता है। तो आप अणु तेल का इस्तेमाल करें और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखें। जैसे कि आचार्य जी ने भी बताया कि जिस तरीके से हाइजीनिक होना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, हाइजीनिक होना भी बहुत ज़रूरी है। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर देवेंद्र जी, एक सवाल थायराइड को लेकर बहुत कम शब्दों में, क्योंकि वक्त का बहुत अभाव है। थायराइड इस वक्त बहुत सारे लोगों को हो रहा है। लोग बहुत तेज़ी से पतले हो रहे हैं, उनमें थायराइड निकल रहा है, या बहुत तेज़ी से मोटे हो रहे हैं तो उनमें भी थायराइड की प्रॉब्लम देखी जा रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? इसको लेकर इसका क्या कोई पर्टिकुलर इलाज है, संभव है? फिर थायराइड एक ग्रंथि होती है जो हमारे गले पे मिलती है जी। और ये हार्मोन्स बनाती है जी। अब थायराइड आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत लोगों में थायराइड का इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, तो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म ये दो चीज़ें हैं। हाइपोथायराइडिज्म वो है जिसमें थायराइड का जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कम निकलता है, तो जिसकी वजह से आगे जो हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन वो कम बनते हैं। और इसी तरह से हाइपरथायराइडिज्म होता है, तो हाइपरथायराइडिज्म में इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। मुख्य कारण वही फिर हार्मोन का इम्बैलेंस क्यों हुआ? ये खान पान की वजह से, ठीक तरह से खान पान नहीं है, दिनचर्या नियंत्रित नहीं है, तो ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। थायराइड हार्मोन्स के लिए ये काचनार की कलियों की सब्जी और काचनार की कलियों का प्रयोग, पत्तियों का प्रयोग ये कहा गया है। तो ये अगर काचनार की कलियों की सब्जी खाई जाए, इसके पत्तियों का प्रयोग करें, आसो बना करके या काढ़ा बना कर इनकी पत्तियों को पिएं और दिनचर्या अपनी नियंत्रित रखें और तनाव ना लें, अपना खान पान शुद्ध रखें, फास्ट फूड का प्रयोग ना करें, तो हार्मोन बैलेंस रहेंगे। जी, आचार्य जी आपसे जानना चाहूंगी मैं, थायराइड की प्रॉब्लम अब बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, बहुत कम शब्दों में क्योंकि समय का अभाव है। एक बात मैं बोलूंगा, मैं 3 लाइनों में फटाफट आपको जवाब देता हूं। जी। चंद्रमा और केतु के इम्बैलेंस के कारण, चंद्रमा और केतु का इम्बैलेंस कब होगा? जब चंद्रमा और केतु एक साथ आ जाएंगे, तो व्यक्ति को थायराइड से संबंधित समस्याएं होती है। सिर्फ 3 उपाय आपको करने हैं, आप थायराइड से दूर रह पाएंगे। सबसे पहला, महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र का जाप आपको अल्टरनेट में करना है। कैसे? एक माला लेकर के बैठ जाएं और एक बार महामृत्युंजय मंत्र पढ़ें, माला खिसकाएं, फिर इसके बाद एक बार गायत्री मंत्र पढ़ें, फिर माला घुमानी। इस तरह से आपको महामृत्युंजय गायत्री ये और उच्च स्वर में करना है। दूसरा, शंख आपको अधिक से अधिक मात्रा में बजाना है। जब आप शंख बजाएंगे तो भी ये चीजें आपकी ठीक होती हैं। और उसके साथ में आपको चाहिए कि आप नित्य प्रति किसी भी देवी के मंदिर में जाएं और वहां पर जाकर के अनार और सफेद मिठाई का दान करें, चीजें अपने आप अच्छी हो जाएंगी।
जी देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आचार्य लंकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ पर हम बात कर रहे थे एस्ट्रो मेडिकल की। एस्ट्रो मेडिकल एक तरफ एस्ट्रोलॉजी से हमने ये जाना कि हम कैसे जल्दी से जल्दी बीमारी से स्वस्थ हो सकते हैं, और दूसरी तरफ हमने मेडिकल के जरिए ये जाना कि कैसे हम स्वस्थ हो सकते हैं। फिलहाल उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।